अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। अभी थोड़ी देर पहले आज शाम को यानी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने मोईद यूसुफ, हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उनके साथ और शीरी मज़ारी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक डोज़ियर पेश किया उन्होंने जर्नलिस्टों के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत क्या कर रहा है कश्मीर के अंदर। मज़ालिम की एक इंतहा है जिसकी एक फ़हरिस्त उन्होंने पेश की। उन्होंने बताया कि वहाँ पे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी हुआ है, वहाँ पे पैलेट गनों का, ये तो हम जानते ही हैं, जिसकी वजह से हज़ारों से लोग अपनी बीनाई से गए, ज़ख्मी हुए। और उसके अलावा जाली पुलिस मुकाबले किए गए जिसमें सैकड़ों के हिसाब से कश्मीरियों को शहीद किया गया, औरतों की इस्मत दरी की गई। और सबसे बढ़ के ये कि अब भारत दाइश को सपोर्ट कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान में बदअमनी की फ़ज़ा कायम की जा सके। इस सारे मामले पे और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे, जहाँ पे और भी इस तरह की चीज़ें हैं, दाइश की तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन तालिबान के ऊपर ज़िम्मेदारी क्या आयद होती है, तालिबान से एक्सपेक्ट क्या कर रही है दुनिया, और पाकिस्तान और बाकी ममालिक को तालिबान के लिए क्या करना चाहिए, उनकी हुकूमत के लिए। हम चल के बात करते हैं। जनरल अमजद शुएब थे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अभी थोड़ी देर पहले शाम में हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, मोईद यूसुफ ने और शीरी मज़ारी ने एक डोज़ियर शेयर किया जर्नलिस्टों के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर में हिंदुस्तान ने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, पैलेट गन्स के इस्तेमाल से किस कदर ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया है, ख़वातीन की बेहुरमती हुई है और बेपनाह मज़ालिम ढाए गए हैं। लेकिन जैसे शीरी मज़ारी ने कहा कि मगरिब की दो रुखी, दो अमली है कि वो पाकिस्तान की तरफ किसी और तरफ से देखते हैं और हिंदुस्तान की तरफ किसी और तरफ से देखते हैं। इस बारे में फरमाइए ज़रा पहले कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ हमारा भी कसूर है। पहली बात तो ये कि ये जराइम बड़े अरसे से किए जा रहे हैं, काफी देर हो चुकी है। पैलेट गन का इस्तेमाल तो आपको पता है कि कई साल हो गए इसको, बहुत सारी दुनिया उसमें उन्होंने सफर किया, वहां पे बच्चों तक की आंखें चले गई। लेकिन हमारी हुकूमतों ने कोई इस पे काम नहीं किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर भी कोई तवज्जो देती रही है। कहीं आपने देखा ह्यूमन राइट्स वाले कोई ना कोई बोल पड़ा, लेकिन पिछला दौर हमारा गुजरा जो हुकूमत का, उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था। अब ये हुकूमत करती है, लेकिन इनमें भी ये प्रॉब्लम यही है कि आप देखिए कि एक डोजियर हमने टेररिज्म का दिया था जो भारत अफगानिस्तान से यहां करवाता रहा। इतना जबरदस्त डोजियर, उसमें इतने अच्छे एविडेंसेस मौजूद थे, लेकिन जब डोजियर दिया तो बड़ा जोश, और उसके बाद फिर हमें पता ही नहीं कि डोजियर का क्या हुआ। अब आपने देखा ये डोजियर आ गया। हमें सबको पता है कि अमेरिका वगैरह मगरबी दुनिया टोटली मुनाफिकत है उनके अंदर, बड़ी ऑब्वियस किस्म की। आप देखेंगे कि चाइना की बात करेंगे कि सिंकियाम में मुसलमानों को ये हो रहा है। मुसलमानों से इतनी तेरी मोहब्बत है आप लोगों को, तो कश्मीर में तो बहुत कुछ हो रहा है, वो सामने आपके, लेकिन नहीं बात करेंगे। लेकिन हमारा भी यही दुख है कि हमने भी डोजियर दे दिया, उसके बाद हमारा भी यूं लगता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। असल चीज ये है कि इसके लिए पैसा भी आपने खर्च करना है, कैंपेन भी चलानी है, टाइम और वक्त आपने अपनी एफर्ट्स जो है वो आपने देनी है, और वो बड़ा, उसके लिए बहुत मेहनत की दरकार है। मगरबी दुनिया का जमीर झंझोड़ने के लिए आपको इंटरनेशनल थिंक टैंक्स भी, उनको भी करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, ताकि वो आपको इन्हीं डोजियर्स की बुनियाद पे वो आर्टिकल लिखें। दुनिया को, जो न्यूट्रल तबका है दुनिया का, उनको आपने जाके हिलाना होगा कि वो काम करके दें आपको। अगर भारत डिस इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है जो कि टोटली झूठ की बुनियाद पे, आप सच की बुनियाद पे क्यों नहीं नेटवर्क क्रिएट कर सकते? क्या मुश्किल है हमारे लिए कि हम भी एक अपना ऐसा नेटवर्क बनाए जो दुनिया में हर तरफ, यूनाइटेड नेशन में सब तरफ आपकी आवाज जाए? क्या आप दो चार एनजीओज नहीं खड़ी कर सकते इस तरह की, जिनको फंडिंग दें और वही आपके लिए काम करें जाके यूनाइटेड नेशन में और मुख्तलिफ जगहों पे? लेकिन हम नहीं करते। आप देखेंगे कि इस डोजियर के बाद ये जा वो जा, तो फिर शिकवा शिकायत किससे? दुनिया तो अपने मफादात के लिए काम की, मुनाफकत है तो है, मफादात अपने अपने हैं दुनिया के, सो वो तो उस पर चलते हैं। आप देखिए S-400 एक मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया से टर्की ने भी खरीदा और भारत ने भी खरीदा। टर्की पे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, भारत पे नहीं लगाई। भारत के साथ जिक्र ही नहीं करते उस किस्से का।
शायद छुप के कहीं कहते हो कभी कभार, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कभी बात नहीं की अमेरिका ने कि जनाब आपने रशिया से जाके हमारे कवानीन तोड़ दिए, आपने हम आपके साथ कैसे तावन करें। न्यूक्लियर एग्रीमेंट करना था, उन्होंने अपने मुल्क का कानून बदला जिसमें कहा कि एनपीटी साइन किए बगैर हम भारत के साथ ये दस्तखत कर रहे थे, वरना उनका कानून कहता है कि जिस मुल्क ने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए उसके साथ अमेरिका न्यूक्लियर फील्ड में कोई तावन नहीं करेगा। तो जब इतना कुछ आप देखते हैं, फिर आपकी एफर्ट बड़ी आमियाना किस्म की, बड़ी दरमियाने दर्जे वाली नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, इंटरनेशनली इन मुल्कों को जलील करने की जरूरत है। ये केस आप ले लेके जाएं ताकि इनके जमीर जागते नहीं तो कम से कम दुनिया उन पे थूके तो सही, उन पे लानत तो भेजो जमीर पे। तो ये बड़ा मैं समझता हूं कलमिया है हमारा। बड़ी आप सोचिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस मेहनत से ये डोजियर आपको बना के देती हैं, जितने एविडेंस इकट्ठा करके देती हैं, इसकी अगर पूरी कंप्लीट यूटिलाइजेशन ना हो, नतीजा खेज ना हो ये आपके लिए, तो उनका भी दिल बुरा होता होगा कि हम करके क्या देते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें सोचना चाहिए, इसके लिए एक सेटअप बनाना चाहिए। डिसइंफो लैब का पैटर्न ले लें और उसी को पैटर्न पे एक इन्फो लैब बना लें, जो कि आपने सच्चाई की बात करनी है, कि झूठ दुनिया को नहीं बताना आपने। तो झूठ के लिए अगर इतना कुछ भारत कर सकता था तो आप सच्चाई के लिए क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इसी हवाले से ज़रा चलते हैं कि अब जो दो अमली है, दो रुखी है, वो हमें अफ़गानिस्तान में नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बन गई, उसके बावजूद उसको एक रिकग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद प्रेशर मौजूद है वहाँ पे। जहाँ पे पसंद की बात हो वहाँ कुछ और कर लिया, और जहाँ पसंद की बात ना हो वहाँ कुछ और कर लिया। देखिए, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि ये इस पे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर अफगान हुकूमत को हम तस्लीम ना करें, उसके साथ तावन ना करें इस वक्त। क्योंकि एक चीज तो वाज़ेह है कि तालिबान हकीकत है, ये आप इसको झुठला नहीं सके। जिनको 20 साल पहले आपने निकाला था, आज 20 साल बाद उन्हीं को खुद हवाले करके जा रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या हकायक हो सका, हकीकत और क्या हो सकती है कि आप मिटा नहीं सकते उस हकीकत को 20 सालों में। तो ये भी मगरबी दुनिया की एक मुनाफकत है। इसमें बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान साबित कदम रहे, खित्ते के ममालिक को आप एक्टिवेट करें ताकि कम से कम ये हुकूमत और ये लोग सस्टेन कर सकें, अपने आप को चला सकें कुछ अरसे के लिए, या कम से कम चलता रख सकें, गुजारा कर सकें। अमेरिका ने उनके फंड्स रोक लिए, अमेरिका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें असरअंदाज होता है, वहां से इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें पता था। अब ये कि अमेरिका की मर्जी, अगर वो कहें कि जनाब औरतों को हुकूक दे, ये दे दें, फिर भी वो ना माने। डू मोर तो आपको पता है उनकी सरिश्त में है, फिर आप कुछ और कर देंगे, फिर वो अमेरिका को मुतमईन करना वो तकरीबन नामुमकिनात में से है। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया जिसके ऊपर आपको डू मोर सुनना पड़ा, बर्बाद कर दिया हमने अपने आप, तब भी अमेरिका डू मोर पे ही रहा। और ये हमें समझना चाहिए कि जहां उनके मफादात होंगे वो यही करेंगे। लिहाजा यहां पे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स खित्ते के अपने मुल्क हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है, चाइना को भी मसला बनेगा, रशिया को भी बनेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बनेगा, ईरान को बनेगा। इनको मैं समझता हूं कि अपने आप को वेस्ट के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। इनको डी लिंक करके अपने तौर पे अपने वसाइल और रिसोर्सेज में रहते हुए जो कुछ ये कर सकते हैं ये इनके लिए करें और इनको रिकग्निशन दे दें ताकि ये अपनी रियासत चला सकें। वरना ये रियासत डिस्टेबलाइज हुई तो फिर यहाँ पे टेररिज्म शुरू हो जाएगा चारों तरफ। और ये भी हो सकता है रऊफ साहब कि भारत और अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज रखना चाहें। आप सोचिए कि स्टेबिलिटी का फायदा अगर चाइना को पहुंचता है तो चाइना को तो नहीं वो फायदा पहुंचाना चाहते, चाइना को तो ब्लॉक कर रहे हैं हर तरफ, उनको कंटेनमेंट का पॉलिसी रखी हुई है। तो वो चाहेंगे कभी कि एक स्टेबलाइज किस्म का अफगानिस्तान जो वो पकड़ा दिया जाए। चाइना को 20 साल खर्चा करता रहा अमेरिका और अब स्टेबल अफगानिस्तान चाइना के पास चले जाए, वो नहीं चाहेंगे। वो उन्होंने अपनी 20 साल में जो प्रॉक्सीज वहां पे रखी हैं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, अमेरिका ने वैसे उसको डिस्टेबलाइज करना है, रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ। तो ये आगे खासा बड़ा एक इम्तहान आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तालिबान को फतह हो गई तो चीजें ठीक हो गई। मेरा ख्याल है कि इसमें काफी सारी हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी, रीजनल कंट्रीज के साथ मिलके एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी होगी ताकि ये जो ऐसे अनासर हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं,
उनकी एफर्ट्स को काउंटर किया जा सके। जी, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे हम चलाएंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। जी हमजा साहब, ये फरमाइए, ये जो डोजियर था इसमें आज दाइश के हवाले से भी चीज़ें शामिल हैं, कुछ शिकें हैं, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान दाइश को सपोर्ट कर रहा है। अब उसको दाइश को उसी को कंट्रोल करने के लिए जब वो अफ़गानिस्तान की बात आती है तो कहा जाता है कि अलकायदा और दाइश को कंट्रोल करें तालिबान। ये भी एक दो रुखी है, दो अमली है कि एक तरफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे डोजियर में जा रहा है कि दाइश की सारी सपोर्ट हिंदुस्तान से आ रही है। देखिए, यहां दाइश थी 3 तरह की, तभी ये हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। यहाँ पे एक दाइश थी जो कि सीरिया से शिकस्त हुई, उसमें जो रशिया से गए हुए, चेचनिया से, दागिस्तान से लोग गए हुए थे, और इसी तरह ईरानियन बलूचिस्तान से सुन्नी गए हुए थे। उनको तो अमेरिका ने लाके काबू कर दिया। वो यहाँ पे मौजूद है अफगानिस्तान में, और उनको बगैर नंबरों के, बगैर आइडेंटिफिकेशन के हेलीकॉप्टरों में उन्होंने उड़ा के तो उनको मुख्तलिफ जगहों पर रखा हुआ है। वो अमेरिका किसी वक्त उनको लॉन्च करेगा रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ। वो असल दाइश थी। फिर एक दाइश बनी जब पाकिस्तान से तालिबान भागे उधर गए, तो भारत ने देखा कि दाइश बड़ी एक लीथल किस्म की एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन निकल आई है, इराक में बड़ा कत्ल कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे पंजाबी तालिबान, लश्कर जंगवी और कुछ टीटीपी, इन लोगों को मिला मिला के तो एक दाइश बना दी, जैसे ये खुरासान चैप्टर कहते हैं। ये वो भारत ने पाली हुई। फिर बाद में एक यहाँ पे ओरिजिनल बनी जो अफगानियों ने खुद मोटिवेट होके कि ये अबू बकर बगदादी ने बनाया, हम खलीफा को मानते हैं, वो उन्होंने बनाई, वो खत्म हो गई। उसको अमेरिका ने भी मारा, अफगान फोर्सेस ने भी मारा, तालिबान ने भी मारा, वो खत्म हो गई। उन्होंने हथियार भी डाले। अब ये काम कर रही है एक जो कि भारत ने चलाई हुई है, दूसरी जो है वो खामोश है जब अमेरिका चलाए। अब रशिया और ईरान इसी वजह से नॉर्दर्न अलायंस से हटे थे कि जब उन्होंने देखा कि यहां दाइश आ गई है और इंडिया वगैरह उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ, नॉर्दर्न अलायंस को जो उन्होंने इतने सालों से रशिया, इंडिया और ईरान सपोर्ट कर, उन्होंने छोड़ के तालिबान को सपोर्ट किया, और तालिबान से शर्त यह रखी कि आप दाइश को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन ये दाइश एलिमिनेट नहीं की, इसलिए कि ये भारत इसको सपोर्ट कर रहा है, भारत चला रहा है, और अफगान गवर्नमेंट की इसको सारी सरपरस्ती थी। अब इस दाइश को खत्म करने के लिए भारत की सपोर्ट, भारत की प्रॉक्सीज, ये वहां पे खत्म करना ये जरूरी है, और ये सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान की और पाकिस्तान हुकूमत की है। इसमें पाकिस्तान हुकूमत ताबन करेगी, करना चाहिए अफगान तालिबान से। अफगान तालिबान को आप मदद रखें, जिंदा रखें, उनका काम चलता रखें, तो वो आपको कुछ करके भी दे देंगे। अगर आज उनकी अपनी हुकूमत डामाडोल हो जाती है तो फिर आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ईरान का फायदा भी इसी में है कि दाइश कंट्रोल की जाए, रशिया का भी, पाकिस्तान का भी, और ये चाइना का भी है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि रीजनल कंट्रीज को इन खतरों को भांपते हुए इनके तालिबान के साथ ताबन करना चाहिए, कंडीशनल कर लें उनके ऊपर कंडीशन जो उन्होंने इंटरनेशनल जो दी हुई है, उन्होंने गारंटीज, अंडरटेकिंग कि जी हम किसी के खिलाफ यहां से कुछ नहीं होने देंगे। वो उनको चाहिए कि पाकिस्तान वगैरह कंडीशनल सपोर्ट करें, उनको कहें इनके खिलाफ एक्शन करें। यहां पे एक और चीज है कि क्या अब तालिबान, जो अफगान तालिबान हैं, उनके अंदर ये विल है कि वो वाकई इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन करेंगे? चाइनीज को ये शिकायत है कि इन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट वाले लोग हैं उनको कहा जी आप पैकअप करें और यहां से निकल जाएं। इन्होंने मारा नहीं उनको उनसे वेपन नहीं लिए। अब चाइना कहता है कि जी आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी। जी हमारी तो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, वो चले गए, यहां से निकाल दिया उनको। तो निकाल देने का मतलब ये है कि अब वो तुर्किस्तान वगैरह की सरहद पे या बाखान कॉरिडोर के साइड पे किसी तरफ बैठ के वहां से चाइना के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, तो फिर चाइना तो खुश नहीं होगा तालिबान से। इसी तरह अगर टीटीपी को निकाल के वो कहीं इधर उधर कर देते हैं और कहते हैं जी अब अफगानिस्तान की सरहद हमारी जमीन पे नहीं कुछ हो रहा, हमारी तरफ से नहीं करेंगे वो, तो हमारा मसला तो हल ना हुआ। सो ये चीजें जो है ना, इनको अब जब तक तालिबान के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हम उनको मदद देंगे तो वो डिपेंडेंट होंगे, थोड़ा बहुत तो ख्याल करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उस वक्त तक ये मसले हल नहीं होंगे और ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो जाए।
ये सबसे बड़ा जो क्राइसिस आएगा मेरे ख्याल में वो तो बुनियादी तौर पे मईशत की बुनियाद के ऊपर आएगा। अब रीजनल कंट्रीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि इनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, लेकिन इनमें कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो मुआशी तौर पे इनको आगे बढ़ के कुछ इमदाद फ्राहम करे? रशिया चाइना कर सकते हैं, वही ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे मगरबी दुनिया जिस तरह इनका बजट उठा के बैठी हुई थी वो तो यहाँ कोई भी नहीं कर सकेगा। इनको फौज पालने का फिलहाल मना कर दिया जाए कि जनाब, क्योंकि वो आर्मी को तनख्वाहें देनी है, उसका बहुत बड़ा बजट था। अब सिर्फ ये जो इनका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसके लिए जो उनको खर्चा चाहिए वो देना चाहिए हमें। वो इन मुल्कों को फंडिंग करके बेशक बोझ हो, लेकिन बहरसूरत ये जो काम किया है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ फिर ये है कि इनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए इनसे, ताकि इनको बताया जाए कि जनाब आपके फलां इलाके में फलां चीज है, ऐसे है, ये आपने ठीक करना है, या ये टेररिस्ट है वहां पे इनको खत्म करना है। तो फंडिंग बहुत नहीं। दूसरा जो इमीडिएट इनकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो खुराक की है, दवाइयों की है, या इस तरह की चीजों की कि कोई सर्दियां आ रही हैं आगे, कुछ इनको विंटर क्लोथिंग लोगों को चाहिए होगी वहां पे। ये मेरा ख्याल है फिलंथ्रोपिस्ट जो है हमारे मुल्कों के, उनको देना चाहिए, वो करें काम, हुकूमत इकट्ठा करवाए, जिस तरह सैलाब में और मुख्तलिफ वक्तों पे आप करते हैं। ये फंडिंग इस तरह की लेके तो उनको पहुंचाते रहना चाहिए, ताकि वहां अवाम तक ये उनकी तकलीफ कम करने के लिए कुछ वहां पे मिलता रहे। तो मकसद कहने का ये कि इसके लिए भी एक वर्किंग प्लान हमारे पास होनी चाहिए, जो खित्ते के मुल्क मिलके आपस में तैयार कर लें, और कम से कम जो उनकी जरूरत है जिसके जरिए वो अपने आप को चलता रख सकें, वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। कल जो इसी हवाले से आपने कहा इंटेलिजेंस शेयरिंग इनके साथ होनी चाहिए, कल जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 6 मुल्कों के इंटेलिजेंस सरबराह शामिल हुए, उसमें हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब ने उसकी सरबराही की, उसकी इंपॉर्टेंस फिर और बढ़ जाती है इस हवाले से कि इन लोगों तक अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है हमने, तो वो बड़ी देखें आम है। लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए कि अमेरिकन जो CIA के चीफ हैं वो भी यहाँ आए हुए थे। उनकी कोशिश ये होगी कि ये जो खित्ते के मुल्क हैं ये उनको अभी रिकग्निशन ना दें, रिकग्नाइज ना करें, ये इंतजार करें, हमारे साथ मिलके चलें। उस बुनियादी वजह ये है कि अगर खित्ते के मुल्क अफगान तालिबान का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और मगरबी दुनिया जो इफेक्ट क्रिएट करना चाहती है या जो उनसे मुतालबे कर रही है उनकी फिर इतनी अहमियत नहीं रहेगी, वो अहमियत कम हो जाएगी। लिहाजा वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को दबाने की, कि पाकिस्तान, क्योंकि वो जाके चाइना, ईरान, रशिया को तो नहीं दबा सकते, उनसे तो डूम और नहीं कहेंगे। पाकिस्तान से कोशिश करेंगे कि ये राजी करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ड्राइविंग सीट में है, तमाम मुल्कों को राजी करें कि जी अभी जरा इत्मीनान रखें और फिलहाल इनको रिकग्निशन ना दें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस मामले में अपने जो हमसाया मुल्क हैं या जो खित्ते के मुल्क हैं उनके ऊपर छोड़ना चाहिए कंसेंसस। जो कंसेंसस हमारा यहाँ पे हो हमें उस पे अमल करना चाहिए, और अमेरिका को बता देना चाहिए कि जी हमारे सब मुल्कों की राय ये है, चुनाचे हम इस पे अमल कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम अमेरिका की बात इस पे माने। तो ये बड़ा एक रिक्वायरमेंट होगी जहां हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर्स भी आएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग जहां तक ताल्लुक है वो बिल्कुल सारे मुल्कों को आपस में भी हमें शेयर करनी चाहिए और फिर तालिबान के साथ भी करनी चाहिए। ये बताइए, मतलब अमेरिका का आपने बात की, अमेरिका 20 साल पहले, कल 20 बरस हो गए 9/11 के, 20 साल पहले वाली जो धौंस थी अमेरिका की वो अब मौजूद नहीं है, तो अभी भी क्या वो इस पे प्रेशराइज करने की पोजीशन में है? देखिए हमारा मसला है जो जिन मुल्कों के ये प्रॉब्लम्स ना हो, देखिए हम इकोनॉमिकली बड़े डिपेंडेंट हैं बाहर की दुनिया पे, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी मुख्तलिफ हैं। हमारे मुल्क में अभी तक कोई सियासतदानों ने मिल के बैठ के ये एक स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं की कि जो इस मुल्क पे कर्जा चढ़ा हुआ है इसको उतारना कैसे है। ये सब अपने अपने मामलात में अपनी नफ्सा नफ्सी करप्शन बचानी है, चोरी चकारी, उसमें इतने मसरूफ हैं कि ये इस तरफ आते नहीं कि जनाब हमारे ऊपर $115 बिलियन का जो कर्जा है ये जब तक अदा नहीं होगा हमें तो नकेल डाल के लोग घसीटते रहेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस पे स्ट्रेटजी बने। आप कर्जा उतारेंगे तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, वरना प्रेशर्स आते रहेंगे आपके ऊपर। तो हमारा जरा केस मुख्तलिफ है, हम उतने इंडिपेंडेंट नहीं अपनी पॉलिसीज में, लेकिन बाकी दुनिया तो है, ये जो बाकी हमसाया मुल्क हैं इनका तो मसला नहीं है वो। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हम हमसाया की वजह से चल रहे हैं, लेकिन हमें उसके थोड़े बहुत हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज FATF में या IMF वगैरह में भुगतने पड़े।
तो ठीक है, उसके लिए फिर कुछ तैयार रहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हमारी सैल्वेशन इसी में ही है, जान छूटेगी इसी से कि अगर हमारे को लीडर मुखलिस आ जाएं जो अपनी जात से, अपने खानदान से हटके सोच सकें, अपने भाई बहन से हटके सोच सकें और इस मुल्क के कर्जा उतारने के लिए कुछ सख्त फैसले करें, जहां कर्जा उतरे कोई जाके 5-10 साल में, तो फिर उसके बाद हमको सुरखरू हो सके। तो ये तो इधर आता कोई नहीं, ये अपने लूटमार और अपने खानदानों के पालने के चक्कर में लगे हुए हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले कि हम डॉक्टर फ़ारूक सलीम से बात करें इस जो हुजूम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा कर्ज़ों का, इसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी ये बात करें कि डॉक्टर साहब, चीनी का जो स्कैंडल अभी हालिया सामने आया है कि हमने अपने मुल्क से चीनी खरीदने की बजाय बाहर से महंगे दामों चीनी खरीदी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब यूटिलिटी स्टोर्स पे बहुत महंगी चीनी मिलेगी, जिसका मतलब है बाकी मुल्क में भी यही होगा। बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। एक इन्फ्लेशन की ऐसी खौफनाक फ़ज़ा है जो किसी तरह से काबू में नहीं आ रही। इसकी कोई वजह आप एज इकोनॉमिस्ट बता सकें कि हुकूमत क्यों आखिर काबू नहीं कर पा रही इस इन्फ्लेशन के ऊपर? जी, असल सवाल यही है जो आप पूछ रहे हैं। 80 से 90% पाकिस्तानी जो हैं वो उनसे जब सर्वे किया जाता है तो वो यही बताते हैं कि उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से है। दो वजूहात मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एक वजह तो पाकिस्तान के अंदर की है और वो ये है कि जो इनपुट कॉस्ट हैं, यानी कि जो बिजली की कीमत है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, जो गैस की कीमत है, जो कि इंडस्ट्री या हमारे फार्म में इस्तेमाल की जाती है, जब वो बढ़ती है तो फिर उनका जो प्रोडक्ट निकलता है, जाहिर बात है वो भी महंगा हो जाएगा। अगर बिजली बढ़ रही है और बिजली कहीं इस्तेमाल हो रही है तो फिर उस बिजली से जो चीज़ बनाई जाएगी वो भी महंगी निकलेगी। अब हुकूमत बार बार ये सवाल उठाती है कि शायद इसके पीछे वजह क्या है। अब बिजली की कीमत कौन बढ़ाता है, पेट्रोल की कीमत कौन बढ़ाता है, गैस की कीमत कौन बढ़ाता है? ये तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, ये हुकूमत खुद से डिटरमिन करती है कि बिजली की कीमत कब बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है। तो एक तो अंदरूनी वजह जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, वो तो हुकूमत खुद जब इनपुट कॉस्ट बढ़ाती है, खाद की कीमत बढ़ जाती है तो फिर अशिया खुर्द नोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जो आपने जिक्र किया महंगाई के तूफान का, जो अगले चंद हफ्तों में मुझे खदशा है आने वाला है, वो है रुपए की बड़ी तेजी से जो वैल्यू डॉलर के सामने गिर रही है। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि कोई 3 साल पहले 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त कोई 123 रुपए का $1 मिलता था, अब वो 170 के करीब पहुंच गया है। तो आप सोचिए कि तकरीबन 37% कीमतें, रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के सामने गिर गई है तकरीबन पिछले 37 महीनों में। तो हर महीने आप औसतन समझ लीजिए कि 1% रुपए की कीमत गिर रही है। और अब आप अगर एक नजर डालें कि हम पाकिस्तान में क्या क्या चीज बाहर के ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, तो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर रुपया गिरता है, डीजल इंपोर्ट होता है, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी आपने जिक्र किया हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट होती है, खाद इंपोर्ट हो रही है, मशीनरी इंपोर्ट होती है। अंदाजा कीजिए कि चाय हम इंपोर्ट करते हैं, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट होता है। तो मुझे खदशा इस चीज का है कि जिस तेजी से रुपया गिरा है पिछले कुछ हफ्तों में, इन सब चीजों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी उसके नतीजे में। बिजली की कीमतें आप अंदाजा कीजिए हमने नथी कर रखी हैं डॉलर की कीमत के साथ। रुपया गिरता है तो बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी और खदशा, डर मेरा ये है कि अगले चंद हफ्तों में एक नया महंगाई का तूफान जो है वो सामने आने वाला है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर हम अमजद शुएब साहब से बात कर रहे थे, उस वक्त बात करते हुए उन्होंने जिक्र किया, कर्ज़े हमारे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हुकूमत ने भी 3 सालों में 15,000 अरब से ज़्यादा के कर्ज़े लिए हैं और उससे पहले ये मिला के हमारे तकरीबन 39,000 अरब हो गए हैं। तो इतने ज़्यादा बड़ी मिकदार में कर्ज़े जो हैं, इसका प्रेशर भी पड़ा है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में भी फरमाइए कि कोई ऐसी सूरत है जिसे हम, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में लग रहा है कि कर्ज़े वापस करने के लिए और कर्ज़े लेने पड़ेंगे। हम ऑलरेडी इस पोजीशन में हैं कि अभी जो कर्जाजात लिए जा रहे हैं वो पुराने कर्जाजात को वापस करने के लिए भी उनका इस्तेमाल हो रहा है।
जो चीजें आपने बताई कि कर्जाजात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, वो तो एक हकीकत है, वो हुकूमत खुद बता रही है। असल सवाल ये बनता है कि ये कर्जाजात इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और इनको हम यहाँ पे रोक कैसे सकते हैं या इनको कम कैसे कर सकते हैं। जो 2018 का पीटीआई का मंशूर था, उसमें अगर आप खोल के देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कर्जाजात का बोझ जो है उसको कम किया जाए। वो हो नहीं पाया, उसकी जगह जो है वो कर्जाजात मजीद बढ़ गए हैं। अगर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के देखे जाएं तो उस दौरान औसतन हम तकरीबन 5 अरब रुपए का रोजाना का कर्जा, इजाफी कर्जा ले रहे थे। फिर पीएमएलएन की हुकूमत आई, उस दौरान जो औसतन था वो 8 अरब का इजाफी कर्जा लिया जा रहा था। पिछले तकरीबन 37 महीनों की जो एवरेज आ रही है वो तकरीबन 13 अरब रुपए का इजाफी कर्जा है रोजाना का। तो जैसे मैंने कहा कि सवाल ये बनता है कि ये कर्जाजात हमको क्यों लेने पड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा बजटरी खसारा है। जून के महीने में जब भी हमारा वजीर खजाना साहब जो है अपना बजट अनाउंस करते हैं तो वो ये बताते हैं कि अगले 12 महीनों में हम 4000 अरब का खसारा करेंगे। तो पिछले 3 साल जो पीटीआई की हुकूमत गुजरे हैं उसमें तकरीबन 12,000 अरब का, तो आप समझ लीजिए कि बजट का खसारा है। ये खसारा जो है ये इजाफी कर्जा लेके पुर किया जाता है। इसी तरह बिजली के शोबे में तकरीबन 1100 अरब का जो कर्जा 3 साल पहले था वो अब 2400 अरब पे पहुंच गया है। तो ये जितने भी हुकूमती खसारे हैं, जो आमदन ज्यादा है, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, उनको फिल करने के लिए हम कर्जाजात लेते हैं। फिर जैसे अभी जिक्र किया गया कि अगस्त के महीने में 4 अरब का तजारती खसारा आ गया, उस खसारे को पूरे करने के लिए भी हमें इजाफी कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम उतने अखराजात हुकूमत हमारी करे जितनी उसकी आमदन है, और हम कोशिश ये करें कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में एक खास किस्म का बैलेंस सामने आए। इस वक्त हालात ये हैं कि जो 28 अरब डॉलर के करीब हमें रेमिटेंसेज आती हैं जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के जोर के ऊपर हमारा जो तजारती खसारा है वो किसी तरह चल रहा है, वो पाकिस्तान को बचाए खड़ा है। तो हमें अशद जरूरत है कि अगले चंद महीनों में ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि जिससे रुपए के ऊपर प्रेशर कम आए और जिससे जो कर्जाजात लेने की रफ्तार है उसको किसी तरह कम किया जाए। डॉक्टर साहब, इन सारी सूरत हाल में हमने जहाँ से शुरू किया था इन्फ्लेशन को, तो हुकूमत कहती है कि हम हर सूरत में कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को 7.8% पे रोक लिया जाए। इस सूरत हाल में आपको लगता है कोई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, कोई भी चीज अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक नीयत और एक काबिलियत। पिछले 24 महीनों में कोई तकरीबन 18 मीटिंग्स वजीर आजम साहब ने खुद शेयर की हैं, जिनमें महंगाई का जिक्र किया गया, जिनमें महंगाई के ऊपर फोकस किया गया, जिनमें महंगाई को कम करने के तरीकों को ढूंढा गया। उसके साथ साथ पिछले 12 महीनों में मैंने देखा तकरीबन 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो है मुख्तलिफ वज़रा ने की। नीयत तो लग रही है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह जो गरीब तबकात हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए, लेकिन यहाँ पे फुकदान लग रहा है काबिलियत का, वो काम हो नहीं रहा जिसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और जिसके ऊपर ये मीटिंग्स की जा रही हैं। वो काबिलियत फिर कहाँ से लाई जाए? मतलब क्या ऐसा होगा कि फिर एक और टीम बदलेगी मईशत की, इसी तरह टीमें बदलते चले जाएंगे हम लोग? जी, बड़ा गौर फिक्र करने वाला ये सवाल है कि ये टीम के हवाले से क्या हो रहा है। देखिए, रियासती कारोबार चलाना, कामयाबी से चलाना, वो अब एक साइंस बन चुकी है और एक इस्टेब्लिश तरीका है, और वो तरीका कार ऐसा है कि उसमें 3 या 4 खास किस्म के फेजेस हैं। पहले फेज 1 जो है उसमें टीम तश्कील दी जाती है, फिर फेज 2 में वो टीम जो तश्कील दी जा चुकी है वो मंसूबाबंदी करती है, उसमें कई महीने निकल जाते हैं, और फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, वो फेज 3 में आता है, और फेज 4 में जाके फिर नताइज सामने आते हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि तकरीबन 60% जो वक्त है पीटीआई हुकूमत का वो गुजर चुका है और अभी तक कोई ठोस किस्म की टीम भी सामने नहीं आई है। खास तौर पे जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं खजाने के हवाले से, आप सोचिए कि एफबीआर के अंदर ये 7वां चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट
तकरीबन 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदली जा चुके हैं, 4 दफा सेक्रेटरी कॉमर्स बदली हो चुका है, कोई 3 दफा फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो बदली हो चुका है। तो महसूस ऐसे होता है कि पीटीआई गवर्नमेंट अभी फेज 1 में अटकी हुई है। अभी कोशिश की जा रही है कि एक टीम तश्कील दी जाए। अब जब टीम तश्कील हो जाएगी, दी जा चुकी होगी, फिर वो कई महीने का अरसा लगेगा मनसूबा बंदी करने में, फिर कई महीने लगेंगे उस पर अमल दरामद होने पे। तो नताइज, मेरा खदशा इस चीज का है कि अगले 2 साल जो बाकी बचे हैं उसमें कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आ पाएंगे। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल आप बता रहे हैं। मतलब अगर नताइज नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आम आवाम जो है वो फिर उसी तरह की बात होगी आवाम की कि हम महंगाई में पिस गए, ये महंगाई में बेपनाह इजाफा होगा और मसाइल जो है बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर पता नहीं शायद एक हमारे प्रिडिक्ट करने वालों ने कहा था कि 210 तक पहुंचता लगता है हमें। ऐसी कुछ सूरत हाल लग रही है। देखिए, एक्सचेंज रेट के मुतालिक पेशीन गोई करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये बात काफी सर्टेनिटी से कही जा सकती है कि अगर हम जिस रफ्तार से इंपोर्ट्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही या उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, अगर यही काम चलता रहा तो फिर तो रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ जाएगा और रुपया मजीद गिरने का एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी आप समझ लीजिए सामने है। लेकिन जैसे जैसे रुपया गिरता है आप देखेंगे कि इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी होती चली जाएंगी और उम्मीद इस चीज की है कि इंपोर्ट्स का जो वॉल्यूम है, जो डॉलर की वैल्यू है, वो शायद गिर जाए। अब ये उम्मीद की जा रही है, क्या ऐसा होता है या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। डॉक्टर साहब, सिर्फ 1-2 स्टेप्स अगर आप से मैं पूछूं कि कोई ऐसे बताइए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई वाशी तौर पे कोई बेहतरी के आसार अपने पैदा कर सकें। देखिए, इस हवाले से जो पीटीआई ने मंशूर शाया किया था 2018 में, अपना इलेक्शन का मंशूर, उसमें इस सवाल का जवाब लिखा है। उसमें पीटीआई के मंशूर में बड़ा क्लियरली, साफ और शफाफ तरीके से, वाज़े तरीके से 5 बड़ी कमजोरियां जो हमारी मईशत के अंदर हैं उनका जिक्र किया गया है। और मैं समझता हूं कि वो जो मंशूर था वो बाकी सारी सियासी जमातों से सुपीरियर था, बहुत बेहतर था। और न सिर्फ उसमें कमजोरियां लिखी गई हैं, उसमें 60 या 61 सफ़ात का जो वो मंशूर है उसमें रिफॉर्म्स, इस्लाहात का जो लफ्ज है वो तकरीबन 4 दर्जन मरतबा लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि ये जो कमजोरियां हैं इनको दूर करने की जो सोल्यूशन है, जो हल है, वो इस्लाहात में है। एफबीआर की इस्लाहात करनी है, पुलिस सर्विस की इस्लाहात करनी है, सिविल सर्विस की इस्लाहात करनी है। बदकिस्मती से इस्लाहात हो नहीं पाई। मतलब यह है कि मंशूर में तरीकाकार लिखा था, कमजोरियां भी लिखी थी, जिसका मतलब यह है कि पीटीआई के इल्म में है कि कमजोरियां क्या हैं और उनके हल क्या हैं। सिर्फ बदकिस्मती इस चीज की रही कि इस्लाहात हो नहीं पाई, जो चीज के उस मंशूर में जिन इस्लाहात का जिक्र किया गया था। एक बहुत ज़्यादा जोर जिसका पीटीआई करती रही है, जोर देती रही है, वो ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, टैक्सेस ज़्यादा इकट्ठे किए जाएंगे। तो वो टैक्स नेट तो बढ़ा नहीं। अब सूरत हाल ये ज़रा सख्ती होने लगती है तो फिर ये होता है कि पता चलता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं या उनकी तरफ से एहतजाज आया। अभी भी ऐसा ही हुआ पिछले दिनों में, और फिर ये हुआ कि अब उनसे सख्ती नहीं की जाएगी। तो टैक्स नेट को बढ़ाने का इसके बगैर कोई सोल्यूशन नज़र आता है या इसको बढ़ाने का क्या तरीक़ेकार फिर होगा? जी बिल्कुल सोल्यूशन नजर आता है। ये सवाल आपने बहुत उम्दा किया है कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, हमारी तारीख पिछले 60-70 साल की तारीख खोल के देख लीजिए। अयूब खान साहब भी ये कहा करते थे कि मैं टैक्स नेट बढ़ाऊंगा, फिर याहिया खान साहब कहते रहे मैं टैक्स नेट बढ़ाऊंगा, जुल्फिकार भुट्टो का ये नारा लगा कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, बेनजीर साहिबा ये कहती रही, नवाज शरीफ साहब इस चीज का नारा लगाते रहे। टैक्स नेट नहीं बढ़ पा रहा। मेरे नजदीक इतना ही टैक्स नेट है इस मुल्क के अंदर। कोशिश ये होनी चाहिए कि हुकूमती जो खसारे हैं उनको किस तरह कम करना है। देखिए, आज से कोई 12 साल पहले हुकूमत के खजाने में तकरीबन 1100 अरब रुपया जमा किया जाता था, जो टैक्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं वो हुकूमत की तिजोरी में डाला करते थे। आज हुकूमत हमें खुद बता रही है कि 4000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर्स तो टैक्स ज्यादा देते आ रहे हैं पिछले 12-13 सालों से।
1100 अरब से हम पहुंच गए हैं 4000 अरब पे। लेकिन इसी दौरानिए के दौरान हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन 2000 अरब से कहीं पहुंच गए हैं 8500 अरब पे। तो हुकूमत की अखराजात जिस तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं, टैक्स जितनी भी तेजी से बढ़ जाए, पाकिस्तानी कौम से मैं कहता हूं कि उनका खून भी चूस लिया जाए तो हुकूमत के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बजाय इसके कि हम टैक्स इकट्ठा करने पे करें, हुकूमती अखराजात को कम करने के ऊपर फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। असल बात यहाँ पे डॉक्टर वो ये है कि टैक्स में इजाफा तो हो रहा है, हम 1100 अरब से 4000 अरब तक पहुँच गए हैं टैक्स इकट्ठा करने में, लेकिन हुकूमती अखराजात बेपनाह तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएँ, तभी हम बेहतरी की सूरत देख सकेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।